जिसकी हम चर्चा करेंगे एक आध। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की क्लास में प्रेजेंटेशन का दौर चल ही रहा है। लास्ट की कुछ प्रेजेंटेशंस बची हैं, एक आध दो प्रेजेंटेशंस बची हुई हैं, और उसके बाद हम कुछ टॉपिक्स ले लेंगे जिनको कि हम डिस्कस करेंगे। आज वीरेंद्र अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल वीरेंद्र पढ़ा रहे थे डॉक्टर राधा कृष्णन का मिशन। वीरेंद्र, आर यू रेडी? यस मैम। हाँ, कल आपकी आवाज थोड़ा सा, जहाँ पे आप बाद में आकर के बैठ गए थे उसी लोकेशन पे आप चले जाइएगा, ताकि आपकी कनेक्टिविटी अच्छी आती रहे, है ना। बंद कमरे में ठीक मत है। बैठिएगा, क्योंकि हाँ, गांव में थोड़ा सा दिक्कत है ना। यस। हाँ, थोड़ा ओपन स्पेस पे आ जाइए और फिर आप, क्लास इज ऑल योर्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। जैसा कि कल डिस्कशन हुआ था डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग पर, तो इस कड़ी में हम आगे देखते हैं कि हम जो सिफारिशें थी, रिकमेंडेशन थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की, तो हमने 3 चैप्टर देख लिया था। चौथे में हमें देखना है। अ, चौथा चैप्टर था स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, जो शिक्षण के मानक क्या क्या होने चाहिए। तो उसमें हमने चर्चा की थी कि जो छात्र का प्रवेश हो कितना हो। तो उसमें बताया गया था कि जो विश्वविद्यालय हो उसमें जो छात्रों की संख्या हो वह 3,000 हो, और जो उससे एफिलिएटेड कॉलेज हो उसमें जो छात्रों का प्रवेश की हो वह 1,500 हो। इससे अधिक न हो, क्योंकि इससे अधिक होने पर जो शिक्षण होगा वह बाधित होगा, या जो मानक के अनुसार जो शिक्षकों की उस समय कमी थी, तो उस हिसाब से मानक बनाया गया था। तो आगे इसी में शिक्षण कार्यों की चर्चा की गई थी। पाठ्य पुस्तक की विश्वविद्यालय स्तर पे पाठ्य पुस्तकों का जो निर्धारण है वो न करने की बात कही गई थी। सायकालीन कक्षाओं के बारे में बात की गई थी कि जो कार्यरत पुरुष या महिला कार्यरत जो कार्य करने वाले लोग हैं, अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए सायकालीन कक्षाएं शुरू की जाएं। न्यूनतम अंक की बात की गई थी। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जो फर्स्ट डिवीजन की बात की गई थी वह 70% कहा गया था, और जो सेकंड डिवीजन के लिए 55%, और जो थर्ड डिवीजन के लिए 40% अंक निर्धारित किए गए थे। उन्मुक्त और विचार गोष्ठियों पर चर्चा की गई थी। आगे देखते हैं, इसमें कहा गया था कार्य दिवस जो है निर्धारित किए गए थे। जो इसमें 180 दिन निर्धारित किया गया था कि जो शिक्षक की उपस्थिति हो वह परीक्षा परीक्षा दिनांक को छोड़ करके, जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसको छोड़ करके हमें 180 दिन उपस्थिति होनी चाहिए शिक्षक की, या 180 दिन कक्षाएं चलनी चाहिए। नेक्स्ट, स्नातक स्तर पर छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। स्नातक स्तर पे बात की गई थी कि जो भी स्नातक स्तर पर एडमिशन किया जाए, जो प्रवेश दिया जाए, वह कम से कम बच्चा 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा कम से कम प्राप्त किया हुआ, और उसके बाद जो भी स्नातक में प्रवेश ले रहा हो वह अनिवार्य रूप से उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। रिफ्रेशर कोर्स चलाए जाएं। रिफ्रेशर कोर्स से आशय यहाँ पर है कि जो विश्वविद्यालय में जो आसपास के जो हाई स्कूल स्तर के या जो इंटरमीडिएट के कॉलेज हैं, उनके जो टीचर हैं उनके लिए विश्वविद्यालयों में रिफ्रेशर कोर्स चलाया जाए। उनको नए नए तकनीकी की टेक्नोलॉजी या नई नई शिक्षण विधियों को बताया जाए कि कैसे हमें अपनी क्लास को मेंटेन करना है या कैसे पढ़ाया जाए। शिक्षक अपने व्याख्यान परिश्रम से सतर्कता पूर्वक तैयार करें। जो शिक्षक है वह अपना जो व्याख्यान तैयार कर रहा है, जो लेक्चर देना चाह रहा है,
उसमें उसे बहुत सावधानी पूर्वक अपना लेक्चर जो व्याख्यान है उसे देना चाहिए। और उसके लिए उसे अगर लाइब्रेरी की आवश्यकता है, वहाँ पर जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, तो उसके लिए कुछ अलग से अच्छी मानक की पुस्तकें रखी जाए। पुस्तकालय और प्रयोगशाला की अच्छी व्यवस्था हो। पुस्तकालय और प्रयोगशाला की अच्छी व्यवस्था से ऐसा है कि यहाँ पर पुस्तकालय और प्रयोगशाला के लिए अलग से धन की व्यवस्था की जाए, या उसे जो धन जो दिया जाता है, डोनेशन या धन दिया जाता है, तो उसके वहाँ पर उसके लिए अलग से 1 साल के लिए मानक बनाया जाए कि यहाँ पर इतने पैसे खर्च करने हैं, इतने पुस्तकें लानी। और प्रयोगशाला में भी उसके लिए वहाँ पर प्रशिक्षित स्टाफ को रखा जाए, इसकी चर्चा की गई थी। स्नातक स्तर पर ट्यूटोरियल प्रणाली लागू। ट्यूटोरियल से ऐसा है कि हम बच्चे को इंडिविजुअल ट्रीट करें, या जब इतनी बड़ी क्लास में तो इंडिविजुअल ट्रीट नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो हमें छोटे छोटे समूह में बांट करके कम से कम में बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको देखना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए। नेक्स्ट, स्नातकोत्तर स्तर पर विचार गोष्ठियां आयोजित की जाएं। इस पे चर्चा की गई है कि जो भी समस्याएं हों, जो छात्र हैं, अगर उनके मन में कोई विचार है, कोई समस्या है समाज से रिलेटेड या है विद्यालय से संबंधित, तो वहाँ पर विचार गोष्ठियों की आयोजन किया जाए, जिससे वह अपनी जो समस्या है, जो मन की बात है, जो समस्या देख रहे हैं समाज में या विद्यालय में, उसे रख सकें। बड़ी संख्या में व्यावसायिक विद्यालय खोले जाएं। उस समय देखा जा रहा था कि इंटर करने के बाद बहुत सारे बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, तो वह रोजगार की तरफ बढ़ रहे थे। तो उनके लिए बताया गया कि व्यवसायिक संस्था खोली जाए, वहां पर उनको शिक्षा के साथ साथ कुछ अर्न करने की भी व्यवस्था की जाए। इसके लिए व्यवसायिक विद्यालय खोले जाए। नेक्स्ट चैप्टर है पाठ्यक्रम कैसा हो, जो विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम हो वह कैसा हो, इस पे बात की गई थी। तो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का जो उनका उद्देश्य था वह मेन था जो आर्ट और साइंस के विद्यार्थी थे उनके लिए, और आर्ट साइंस से विद्यार्थी थे उनके लिए बात कही गई थी। और यहाँ पर 3 स्तरों में वर्गीकरण किया गया था, जो कि कला, विज्ञान और व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, आर्ट, साइंस एवं प्रोफेशनल एवं टेक्निकल एजुकेशन की बात कही गई थी। तो यहाँ पहला देखते हैं, पाठ्यक्रम का उद्देश्य सामान्य शिक्षा, उदारवादी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान। जो हम पाठ्यक्रम बनाएं उसका जो उद्देश्य है वो सामान्य शिक्षा से ऐसा है कि जो नॉर्मल एकेडमिक जो शिक्षा दी जाती थी वो दी जाए। उदारवादी शिक्षा से ऐसा था कि ऐसी शिक्षा हो जिससे बच्चे का नैतिक चारित्रिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे कि बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाए, जिससे वह यहाँ से निकलने के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के बाद बेरोजगार न बैठे, कुछ न कुछ व्यवसाय कर सके। स्नातक स्तर पर प्रवेश 12 वर्षीय शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात हो। स्नातक 3 वर्ष और परास्नातक 2 वर्ष या 1 वर्ष का होना है। स्नातक को 3 वर्ष के लिए बताया गया कि 3 वर्ष का होना चाहिए, और परास्नातक जो ग्रेजुएशन किया है उसके लिए परास्नातक 2 वर्ष का होना चाहिए, और जो ऑनर किया है, ऑनर में स्नातक है, उसके लिए 1 वर्ष का
परास्नातक कोर्स होना चाहिए। स्नातक स्तर पाठ्यक्रम का वर्गीकरण कला, विज्ञान एवं व्यावसायिक एवं तकनीकी में हो। सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा में समन्वय स्थापित। विशिष्ट शिक्षा से आशय यहाँ पर जो हमें व्यावसायिक शिक्षा या जो हम व्यवसाय करना चाहते थे उससे हिसाब से शिक्षा हो, तो दोनों में समन्वय। जो हम नॉर्मल ले रहे हैं डिग्री या जो नॉर्मल शिक्षा ले रहे हैं, जैसे एकेडमिक बीए हो गया, बीएससी हो गया, तो इसके साथ जो विशेष शिक्षा थी जो हमें व्यवसाय की तरफ ले जा रही, दोनों में समन्वय स्थापित हो, दोनों में आपसी जुड़ाव हो, ऐसी हमें शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। स्नातक स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी की शिक्षा अनिवार्य की जाए। स्नातक स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी की शिक्षा की बात कही गई। यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी की बात कही गई कि जो उस समय की जो पुस्तकें थी अधिकतर अंग्रेजी में ही उपलब्ध होती थी, तो उनके लिए दोनों भाषाओं में शिक्षा की बात करी गई। छात्रों को उनकी रुचि और आवश्यकता अनुसार विषयों के चयन की छूट। जो छात्र जिस क्षेत्र में जाना चाह रहा हो उस क्षेत्र के लिए उसे उसी जिसमें उसकी रुचि हो और जो उस समय आवश्यक हो उसी विषयों के चयन के लिए छूट होनी चाहिए। छठे चैप्टर के लिए उन्होंने जो सिफारिशें की थी, स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसमें उन्होंने प्रवेश की स्नातकोत्तर में या अनुसंधान कार्य में जो प्रवेश ले रहा हो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए या किस लेवल से उसमें प्रवेश देना चाहिए, अनुसंधान कार्य किस क्षेत्र में होना चाहिए, छात्रवृत्तियां और उपाधियां किसको दी जानी चाहिए, इस पे चर्चा की गई। तो इसमें कहा गया कि जो स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हो वह अखिल भारतीय स्तर पर हो, अर्थात ऑल इंडिया लेवल पर इसके जो प्रवेश हो ऑल इंडिया लेवल पे होना चाहिए। इसे राज्य स्तरीय या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं होना चाहिए, इसे इंडिया लेवल पर जो प्रवेश हो वो देना चाहिए। उच्च शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए। जो भी शिक्षक रखे जाएं वह वेल ट्रेंड, उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया हो। जो भी उच्च शिक्षा में आ रहा है वह प्रशिक्षित होना चाहिए। और समय समय पर गैर शैक्षणिक क्षेत्र में प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देना चाहिए। यहाँ पर ऊपर एक बात कही गई है पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, तो यहीं पर बात आती है कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की बात इसलिए कही गई कि समय समय पर गैर शैक्षणिक क्षेत्र में प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देना। अर्थात जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन या एमए कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें जो जैसे जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री है किसी क्षेत्र में जो और जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है या जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या फिर जो पब्लिक वेलफेयर से संबंधित क्षेत्र हैं, तो इन सब क्षेत्रों से लोगों को प्रशिक्षित व्यक्ति को बुला करके इन पे ट्रेनिंग देना चाहिए कि अगर वह निकले तो इस क्षेत्र में जा सके। फिर छात्रवृत्ति के लिए साइंस टैलेंट सर्च परीक्षा, जो उस समय साइंस बैकग्राउंड के एमएससी लोग कर रहे थे उनके लिए बात करी गई कि जो स्टूडेंट एमएससी कर रहा है उसके लिए छात्रवृत्ति की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए और जिसको जरूरत हो उसी को छात्रवृत्ति देनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि हम योग्य व्यक्तियों योग्य छात्रों के चयन के लिए हमें साइंस टैलेंट सर्च परीक्षा का आयोजन कराना चाहिए जिससे कि हमें योग्य छात्र मिल सके जिनको हम छात्रवृत्ति दे सकें। शिक्षण कार्य क्रमबद्ध तरीके से किया जाए।
इसमें शिक्षण कार्य क्रमबद्ध तरीके से करने का मतलब कि जो आर्ट बैकग्राउंड से हों, जो कला वर्ग से हों, स्नातकोत्तर कर रहे हों, उनके लिए पहले लेक्चर का प्रबंध किया जाए, उसके बाद लेक्चर का प्रबंध किया जाए, उसके बाद विचार गोष्ठी आयोजित की जाए या सेमिनार आयोजित किया जाए छोटा, उसके बाद उन्हें पुस्तकालय में भेजा जाए। तो यह एक क्रमबद्ध था। इसे ये तो था कला वर्ग के लिए, और विज्ञान वर्ग के लिए था कि पहले लेक्चर हो, उसके बाद विचार गोष्ठी या सेमिनार हो, उसके बाद पुस्तकालय हो, उसके बाद प्रयोगशाला में भेजा जाए। तो यह क्रम था कि शिक्षा इसी क्रम से डेली का रूटीन होना चाहिए शिक्षण कार्य का। फिर ऑनर कोर्स उत्तीर्ण छात्रों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 1 वर्ष का हो। जैसा पहले चर्चा की गई कि जो बैचलर बीए जैसे 3 साल का जो कोर्स किया है बैचलर, और उसके लिए स्नातकोत्तर 2 साल का होगा, और जो ऑनर्स से आया है उसके लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 1 वर्ष का होगा। एक विषय का गहन अध्ययन और इसमें शोध विधियों का ज्ञान एवं प्रशिक्षण अनिवार्य है। जो भी हम स्नातकोत्तर पे एक विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उस क्षेत्र में उसको शोध कार्य कराया जाए, शोध कार्य के लिए ट्रेनिंग दी जाए, न कि उसको शोध कार्य कराया जाए। जो भी जैसे आगे अगर वह शोध करना चाह रहा है तो शोध विधियां, मेथड ऑफ रिसर्च के बारे में उसे बताया जाए, तो जिससे कि वह आगे अगर रिसर्च करना चाह रहा है तो वह कर सके। अब जो शोध कार्य थे उसके लिए बात करी गई कि जो इसमें भी जिसका जो एडमिशन दिया जाए उसके लिए ऑल इंडिया लेवल पर ही परीक्षा आयोजित कराई जाए, और उसी के माध्यम से ही हमें जो शोध कार्य है उसमें प्रवेश देना चाहिए। और इसमें बताया गया कि जो पीएचडी की अवधि कम से कम 2 वर्ष की होनी चाहिए। अगर कम से कम अवधि हो तो 2 वर्ष की या उससे अधिक होनी चाहिए, इससे कम अवधि नहीं होनी चाहिए। शोध कार्य के पात्र केवल यही छात्र होंगे जो पात्रता दी गई है कि जो छात्र स्नातकोत्तर कक्षा में कम से कम द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण हो, उन्हीं को शोध कार्य के लिए प्रवेश देना चाहिए। और जिन छात्रों में शोध कार्य करने की बौद्धिक क्षमता के साथ रुचि भी हो, कि कितने लोग हैं रिसर्च करते हैं तो उनका मन नहीं लगता, लेकिन हमें ऐसे लोगों की रुचि को देख करके और उनको उस बौद्धिक क्षमता के हिसाब से ही शोध कार्य के लिए लाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोफेसरशिप और लेक्चररशिप की व्यवस्था की गई। यहाँ पर प्रोफेसरशिप और लेक्चररशिप की बात इसलिए कही गई कि जो टीचर है, जो वहाँ के प्रोफेसर या लेक्चरर हैं, उनके लिए अगर हम प्रोफेसरशिप और लेक्चररशिप की व्यवस्था करेंगे तो उनके अंदर जो शिक्षण कार्य करने के लिए उत्साहित होंगे, वह उनमें एक मोटिवेशन आएगा कि हम अगर अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे तो हमें यह प्रोफेसरशिप और लेक्चररशिप हमें मिलेगी। तो इससे एक प्रतियोगिता की भावना आएगी, जिससे कि शिक्षा में जो वहाँ के शिक्षक वह अच्छे से अच्छा अपना योगदान देना चाहेंगे, और जो भी लेक्चररशिप है या प्रोफेसरशिप है उसे प्राप्त करना चाहेंगे। तो इससे शिक्षा जो है प्रभावी भी होगी और आगे भी बढ़ेगी। रिसर्च के बारे में कहा गया कि बॉर्डर लाइन साइंस विषयों में अध्ययन और शोध की अच्छी व्यवस्था हो। बॉर्डर लाइन साइंस की बात कही गई कि जो बॉर्डर लाइन साइंस जैसे उसमें कि जो था जो उस समय था जियो फिजिक्स और जियो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री और भूल रहे हैं। तो जो यह बॉर्डर लाइन जो कोर्स थे उनके लिए यह बात कही गई कि जो बायो केमिस्ट्री है या जियो केमिस्ट्री है, जो बायो फिजिक्स है या जियो फिजिक्स है, तो यह उस समय बॉर्डर लाइन इसलिए कहा गया था कि इसमें किसी की रुचि नहीं होती थी, यह लुप्त होने के कगार पर थे कि
इसमें किसी का मन नहीं था ये सब रिसर्च करने के लिए, तो इसके लिए अच्छी व्यवस्था हो जिससे कि लोग प्रभावित हों और इस तरफ आए। डिलीट और डीएससी की उपाधियां उच्च कोटि के कार्यों पर प्रदान की जाए। जो डिलीट की उपाधि है या डीएससी की उपाधि है, वह जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनके लिए बात कही गई। और शोध कार्य में जो बात की गई थी कि इन्होंने 3 क्षेत्रों में शोध कार्य पर विशेष जोर दिया था, जो था एक साइंटिफिक रिसर्च और एक ह्यूमनिस्टिक रिसर्च और एक मैराइन बायोलॉजिकल रिसर्च। जो साइंटिफिक रिसर्च था वो नॉर्मल साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ये सब था, और इस क्षेत्र में जो शोध कार्य किए जाएं। इसके बाद ह्यूमनिस्टिक रिसर्च में लैंग्वेज और लिटरेचर के साथ साथ जो फिलॉसफी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और रिलीजियस पे जो रिसर्च करना चाह रहा हो, इस क्षेत्र में बात करी गई। और मैराइन बायोलॉजिकल रिसर्च जो समुद्री जैविकी शोध था उसको भी बढ़ावा देने की बात कही गई थी। नेक्स्ट जो है 7वां चैप्टर इन्होंने बताया जो अपनी सिफारिशें थी, उसमें 7वें चैप्टर में इन्होंने जो व्यावसायिक शिक्षा थी उसे 7 पार्ट में डिवाइड किया। उसमें इन्होंने कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा, विधि शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा, इन 7 पार्ट में डिवाइड किया और बताया कि जो सिफारिशें इन्होंने दी कि ऐसे ऐसे इनमें व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम इसे पहला देखेंगे कृषि शिक्षा। इसमें इन्होंने बताया कि जो कृषि शिक्षा है इसका स्नातक का पाठ्यक्रम जो है वह 3 या 4 वर्ष का हो। स्नातक का 3 वर्ष हो, अगर उसमें जो पशुपालन है या मछली पालन का अगर उसमें कोर्स है तो वह 4 वर्ष का होना चाहिए। शिक्षा के सभी स्तरों पर कृषि शिक्षा को प्रमुख स्थान। सभी स्तरों से आशा है कि जो हम प्राइमरी, मिडिल, जो हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, सभी स्तरों पर हमें जो कृषि शिक्षा है उसकी व्यवस्था की जानी। इस उस समय जो हमारा देश था उस समय आज भी कृषि प्रधान देश है, और उस समय भी जो कह सकते हैं कि 70 से 75-80% लोग कृषि पर ही आधारित थे। तो इसलिए कृषि शिक्षा पर जोर देने की बात करी गई कि हम छोटे स्तर से ही कृषि शिक्षा की व्यवस्था करें। कृषि पर प्रत्यक्ष और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। जो कृषि है उस पर हम जो भी सिखाएं, जैसे हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि इतने खेत में इतना बीज डालना है, इतना खाद डालना है, तो उसे हमें व्यवहारिक रूप में भी दिखाना चाहिए या कराना चाहिए जिससे कि वह कर सके, अपने घर पर या समाज में जा करके बता सके या अपने घर पर कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना करना। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण जो से कृषि शिक्षा से संबंधित संस्थान थे, विद्यालय हो गए, महाविद्यालय हो गए, इसको स्थापना करने की, खोलने की बात करी गई। स्नातकोत्तर कृषि शिक्षा पर प्रबंध किया जाए। जो स्नातकोत्तर स्तर की कृषि शिक्षा है उसका भी प्रबंध किया जाना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान की व्यवस्था भी की जाए। जो कृषि क्षेत्र है उसमें हमें नए नए बीजों का खोज करना चाहिए कि हमें इतने कम जगह में अच्छी उपज पैदा हो, और जो कहीं बरसात अधिक हो गई या सूखा पड़ गया तो वहाँ पर भी जो हमारा कृषि है वो कम प्रभावित हो। इसके लिए वहाँ पर नए नए खोज के लिए अनुसंधान केंद्र की बात करी गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR कहते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च,
कृषि अनुसंधान केंद्र के कार्यों में समन्वय स्थापित करे। जो यह परिषद का बनाया गया, वह कहा गया कि जो अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएं, उनके कार्यों की देख रेख और उनमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किस क्षेत्र में रिसर्च करना है, इस पर वह अपनी देख रेख करे। कृषि अनुसंधान कार्य के लिए प्रयोगात्मक फार्म खोले जाएं। जो अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं, जो नए नए खोज किए जा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, उनका हम प्रयोग करें। उसके लिए नए नए फार्म खोले जाएं, नए नए प्लाट लाट हों, जहाँ पर हम इसका जमीन में जैसे बीज का अगर शोध किए हैं तो उसका हम उगा करके उसके देखें कि सही से अनुसंधान हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए बात करिए। नेक्स्ट, वाणिज्य शिक्षा। जो दूसरा इन्होंने बताया कि वाणिज्य शिक्षा में इन्होंने बताया कि इसके लिए पृथक रूप से वाणिज्य महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। जो वाणिज्य शिक्षा दी जाए वह नॉर्मल महाविद्यालयों में न दी जाए कि वहाँ बीए भी है, बीएससी भी है और बीकॉम, जो वाणिज्य शिक्षा दी जा रही है वह भी हो। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग से महाविद्यालय खोले जाएं। और इसमें बताया गया कि प्रथम 2 वर्ष में बैंकिंग, अकाउंटिंग और बीमा आदि का सामान्य ज्ञान कराया जाए और तीसरे वर्ष में व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाए। जो भी हम बैंकिंग के बारे में बताए हैं, अकाउंटेंसी के बारे में बताए हैं और बीमा आदि के बारे में बताया गया है, तो उसका हमें व्यवहारिक उन्हें समाज में भेज करके या विभिन्न संस्थाओं में भेज करके उसको इसका व्यवहारिक ज्ञान कराना चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा का प्रबंध केवल विश्वविद्यालयों और वाणिज्य महाविद्यालयों में ही किया जाए। जो स्नातकोत्तर पीजी लेवल के जो अगर शिक्षा की व्यवस्था हो तो वह केवल विश्वविद्यालय में व्यवस्था की जाए, या जो वाणिज्य महाविद्यालय खोले गए हैं अलग से उनमें व्यवस्था करी जाए। यम काम में विशेष योग्यता रखने वाले छात्रों को अध्ययन करने की अनुमति दी जाए। जो विशेष योग्यता रखते हैं या विशेष किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से अध्ययन करने की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट, जो तीसरा भाग बांटा इन्होंने, तो शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में इन्होंने बताया। शिक्षक प्रशिक्षण में कि जो शिक्षक प्रशिक्षण है, और उस समय एक विशेष जैसे प्राथमिक विद्यालयों की तरफ ज़्यादा ध्यान था कि इस समय भी जब प्राथमिक विद्यालयों के बीए करके बीटीसी करके या डीएलएड करके बीएड करके लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पर बताया गया कि माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की। जो माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं उनमें जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करी जाए। क्योंकि पहले था जो बीएड करता था वो माध्यमिक विद्यालयों में ही जाता था, लेकिन फिर कई बार संशोधन हुए तो बीएड कभी प्राइमरी में डीएलएड के साथ एलिजिबल हुआ, फिर निकाल दिया गया, फिर इस समय भी एलिजिबल है। तो माध्यमिक उसमें कहा गया कि जो माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं जो वहाँ पर शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनको शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करी जाए। ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हो जिन्हें माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने का अनुभव। जब भी हम शिक्षक प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, अगर शिक्षक प्रशिक्षण में जो शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं उन्हें माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए कि हाँ वह केवल ट्रेनिंग करके न आया, कम से कम वह माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा करके ही तभी शिक्षक प्रशिक्षण जो संस्थान है उसमें उसे लेना चाहिए। समय समय पर पाठ्यक्रम में संशोधन और सुधार किया जाए। जैसा कि देखा जाता है कि अक्सर यही होता है कि एक बार जो पाठ्यक्रम बना दिया गया किसी भी संस्था विश्वविद्यालय का, तो कई सालों तक या
ईयर तक चलता रहता है, तो वहाँ पर हमें समय समय पर 3 साल 5 साल एक मानक बनाना चाहिए कि इतने में हमें आने वाले समय में जो भी बदलाव देखे जा रहे हैं उस हिसाब से पाठ्यक्रम में जो भी कंटेंट है वो रखना चाहिए। तो समय समय पर सुधार और संशोधन जो पाठ्यक्रम का है वह करते रहना चाहिए। पाठ्यक्रम को लचीला एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाए। जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाए ऐसा कि लचीला हो, उसमें समय समय पर परिवर्तन लाया जा सके, और जो भी स्थानीय परिस्थितियां हैं जहाँ पर हम कुछ चीज़ें हैं जिसे नहीं सीख पाते हैं, या उस जहाँ की जो, जैसे अगर शहर में है तो शहर की जो परिस्थिति है, या फिर जो गांव में विद्यालय खोले जाएं तो वहाँ पर उस स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाए कि जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आ रहे हैं वो भी सीख पाए, जो शहरी क्षेत्र के आ रहे हैं वो भी सीख पाए, तो ऐसा बनाया जाए। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अध्ययन के अभ्यास पर अधिक बल दिया जाए। पुस्तकीय ज्ञान ही उन्हें न रटाया जाए, जो उन्हें उनके अध्ययन किया है उसके अभ्यास पर अधिक बल दिया जाए। उन्हें पढ़ाने पर उनकी जो ट्रेंड किया जाए, केवल पुस्तकीय ज्ञान न दिया जाए। छात्रों का मूल्यांकन करते समय उनकी शिक्षण योग्यताओं को महत्व दिया जाए। जब भी हम छात्राध्यापकों का मूल्यांकन करें तो उनमें जो शिक्षण योग्यता है उसको देखते हुए उसको भी महत्व, जो उनका एकेडमिक है उसको भी देखें, उसके साथ साथ जो उनके जो पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने की जो विधि है, किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, कहाँ अच्छी है, कहाँ कमी है, कहाँ सही है, तो वह सब भी देखना चाहिए मूल्यांकन करते समय। फिर सैद्धांतिक ज्ञान को प्रायोगिक ज्ञान और प्रायोगिक कार्य दोनों पर बल दिया जाए। हम पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ हमें उनको जो प्रायोगिक कार्य है, जैसे उनको ट्रेनिंग के लिए भेजना है, या फिर जो जैसे साइंस का है, अगर मनोवैज्ञानिक जो मनोविज्ञान में प्रयोग है उनको कराना चाहिए। तो इस समय उस जो भी प्रायोगिक कार्य हैं उन पर भी बल दिया जाए। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 12 सप्ताह का शिक्षण अभ्यास अनिवार्य होना चाहिए। 12 सप्ताह से ऐसे लगभग 3 महीने। तो जो भी उस समय प्रशिक्षण ले रहा है विद्यार्थी या छात्राध्यापक, उसके लिए कम से कम 12 सप्ताह का शिक्षण अभ्यास अनिवार्य होना चाहिए कि इतना आपको इंटर्नशिप के माध्यम से उनको कराना चाहिए शिक्षण अभ्यास। वार्षिक मूल्यांकन में शिक्षण अभ्यास को विशेष महत्व देना चाहिए। जो भी वह, अगर हम लगातार मूल्यांकन कर रहे हो या वार्षिक जो मूल्यांकन होता है उसमें भी जो उसकी शिक्षण योग्यता है, जो उसका शिक्षण अभ्यास है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, इन सब पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और एमएड में उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन हो जो बीएड करने के बाद कुछ वर्ष शिक्षण कार्य किए हो। जो एमएड में जिस विद्यार्थी का, जिस छात्राध्यापक का एडमिशन हो रहा हो, वह कम से कम कुछ 2 से 3 वर्ष तक शिक्षण कार्य करके ही आया हो, उसी को एमएड में एडमिशन दिया जाए। फिर नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा। इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा में बताया गया कि जो इंजीनियरिंग स्नातक कोर्स है वह कम से कम 5 वर्ष का हो, जिसमें उन्हें बताया गया कि प्रथम वर्ष में जो इंजीनियरिंग की जो समस्त शाखाएं हैं, जो विभिन्न शाखाएं, उनके बारे में सामान्य ज्ञान, सामान्य परिचय कराया जाना चाहिए। फिर 3 वर्षों में किसी विशेष शाखा, जैसे छात्र जिस क्षेत्र में जाना चाह रहा है तो उन्हें, जैसे सिविल हो गया या मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सीएस हो गया, तो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसमें उसे 3 वर्षों तक विशेष अध्ययन कराना चाहिए। फिर 5वें वर्ष तथा अंतिम वर्ष में औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाए। तो जो भी वह जिस क्षेत्र से निकल करके आया है
उस क्षेत्र में उसे भेजना चाहिए, वहाँ पर उसको प्रशिक्षण देना चाहिए। इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेज को राष्ट्रीय संपत्ति मानना चाहिए। जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे IIT हो गया, NIIT हो गया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज हैं कई लेवल के, फिर इसके बाद प्राइवेट कॉलेज है, तो जो भी कॉलेज हैं उनको राष्ट्रीय संपत्ति माना जाए, उससे कोई क्षति या नुकसान न पहुंचाया जाए। कॉलेज विश्वविद्यालयों से संबद्ध और उन्हीं के नियंत्रण में। जो एफिलिएटेड कॉलेज हो विश्वविद्यालयों से, उन जो कॉलेज है वो विश्वविद्यालयों से ही संबद्ध हो और उनका नियंत्रण भी विश्वविद्यालय ही करे। जैसे कोई मैनेजमेंट कॉलेज होता है तो वहाँ पर जो नियम कानून, अक्सर जो प्राइवेट संस्थान है वो किसी जिसका होता है वो ज़्यादा नियम कानून बनाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विश्वविद्यालय का मानक हो, जो नियम हो, उस हिसाब से काम होना चाहिए। का इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में विस्तार किया जाए। जो भी इंजीनियरिंग के शाखा है, जैसे CS हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, ये जो शाखाएं हैं इनमें और विस्तार किया जाए। जैसे पहले अब कंप्यूटर, अब केमिकल साइंस में भी बीटेक होता है, तो अलग अलग क्षेत्र में इसका विकास करना चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा और अनुसंधान दोनों की व्यवस्था हो। जो स्नातकोत्तर स्तर जैसे बीटेक के बाद तो एमटेक करना चाह रहा है, तो वहाँ पर उसके रिसर्च की और एजुकेशन दोनों की व्यवस्था की जाए, न कि केवल शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट, विधि शिक्षा। इन्होंने अगले भाग में बताया विधि शिक्षा कैसी हो, जो उस समय लॉ एजुकेशन दी जा रही थी वह कैसी हो, इस पे सिफारिश की बात करी गई थी। उन्होंने बताया कि जो विधि शिक्षा का पाठ्यक्रम हो वह स्नातक स्तर, विधि का स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो। कि जो स्नातक विधि में स्नातक करना चाह रहा है, लॉ में स्नातक करना चाह रहा है, वह उसका पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक उत्तीर्ण। जो भी अगर लॉ में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसमें उसे कम से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कि अब काफ़ी बदलाव हो गया है। इस समय तो इंटर के बाद भी आप लॉ में एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन और लॉ दोनों की डिग्री मिलेगी। तो उस समय की बात की गई थी कि जो स्नातक हो, जो विधि में एडमिशन ले रहा है उसको इस कम से कम स्नातक करके ही आया हो, उसे एडमिशन दिया जाए। देश में विधि महाविद्यालयों का पुनर्गठन। जो पहले से विधि कॉलेज महाविद्यालय चले आ रहे थे, उनके लिए उनका पुनर्गठन, उनको फिर से व्यवस्था की जाए कि जो कमियां हैं उनमें सुधार किया जाए और फिर से अच्छे से बनाए। विचार संगोष्ठी के साथ मूक या मूट कोर्स की व्यवस्था की जाए। मूट कोर्स से आशय है कि जो एक मूट कोर्स से आशय यहाँ पर यह है कि जो हम कोर्ट में जाकर जो कार्य करते हैं वही कार्य हम जहाँ पर हमें लॉ का जो विधि की शिक्षा दी जा रही है वहीं पर हमें एक तरह का अलग से कोर्ट इसकी स्थापना की जाए और हमें वह वहाँ पर जो भी क्रियाविधि कोर्ट में होती है वो क्रियाविधि छात्रों के द्वारा, जो वहाँ के अध्यापक हैं वो जज बने और जो वहाँ के स्टूडेंट हैं या जो और भी लोग हैं वह विभिन्न विभिन्न पदों पर आश्रित बैठें और वहाँ पर जैसे केस अदालतों में चलता है वैसे ही करा जाए। तो यही मूक कोर्ट है। इंटर्नशिप के माध्यम से भी चीज़ों को सिखाया जाता था, लेकिन इंटर्नशिप पे उतनी बात नहीं हो पाती थी, इसीलिए मूट कोर्स की बात करी गई। यहाँ पर कहीं कहीं मूक कोर्ट भी लिखा गया, कहीं कहीं मूट कोर्स भी मिलता है, तो मूक कोर्स की व्यवस्था करने की बात कही गई है। मूट का आशय ही होता है कि विवादास्पद या वाद विवाद, तो वहाँ पर जो भी समस्या समाज से रिलेटेड होती थी वह उस पर विचार किया जाता था।
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में संविधान, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, विधि शास्त्र तथा हिंदू और मुस्लिम लॉ की शिक्षा प्रदान की जाए। जो भी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो पाठ्यक्रम हैं उसमें संविधान की शिक्षा दी जाए, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, विधि शास्त्र और हिंदू और मुस्लिम जो विधि थी उसकी भी शिक्षा प्रदान करी जाए। संवैधानिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, न्यायशास्त्र, हिंदू और मुस्लिम लॉ में अनुसंधान को प्रोत्साहन मिले। जो उसमें संवैधानिक कानून था, अंतर्राष्ट्रीय कानून तो एक दूसरे देश से जो रिलेटेड कानून बने थे, और हिंदू से संबंधित या मुस्लिम लॉ से संबंधित जो क्षेत्र थे उनमें अनुसंधान के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिले। अध्ययन काल में अन्य डिग्री कोर्स लेने की अनुमति प्रदान की है कि अगर हम लॉ की डिग्री ले रहे हैं तो अगर कोई विशेष डिग्री और लेना चाह रहे हैं तो उसे अनुमति प्रदान करी जाए। पूर्णकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार के अध्यापक नियुक्त किए जाए। जैसे पूर्णकालीन और अल्पकालीन, उसमें जो अध्यापक अगर कुछ लोग होते हैं कि LLB, LLM करने के बाद भी वह प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उनको कहा गया कि अगर कोई प्रैक्टिस करने के दौरान अगर शिक्षा ले भी रहा है तो वह अपने अल्पकालीन में आकर के शिक्षा ले सकता है। तो इस प्रकार पूर्णकालीन और अल्पकालीन ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए कि जो छात्र अगर आना चाह रहे हैं, चाहे अल्पकालीन थोड़े समय के लिए शिक्षा लेना हो या पूरे समय के लिए, तो ऐसे अध्यापक समय दे सके। लास्ट है इसमें जो व्यावसायिक शिक्षा में लास्ट था चिकित्सा शिक्षा। चिकित्सा शिक्षा में इन्होंने कहा कि 3 वर्ष का डिग्री कोर्स हो और उसके बाद 12 से 15 माह तक का जो व्यवहारिक कार्य इनसे कराया जाए। 3 वर्ष तक इनको पूरे जो चिकित्सा शिक्षा है वो प्रदान की जाए, और जो भी सीखा है इन्होंने उनके लिए 12 से 15 माह तक व्यवहारिक कार्य कराया जाए। इनको समाज में भेजकर या एक संस्था में भेज करके उनके जो भी सीखा है उन्होंने उसको व्यवहारिक रूप से ला सकें। पाठ्यक्रम में प्राचीन आयुर्वेद के सामान्य ज्ञान को सम्मिलित किया जाए। जो भी पाठ्यक्रम हो उसमें हमें जो प्राचीन आयुर्वेद हो उसको भी सम्मिलित किया जाए, जो उसका ज्ञान, उसका भी जो चिकित्सा शिक्षा है उसमें शामिल किया जाए, और जो भी डॉक्टर बन रहे हैं उनको आयुर्वेद के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। चिकित्सा महाविद्यालयों में योग्य प्राध्यापक की नियुक्ति के साथ सभी आवश्यक उपकरण तथा प्रयोगशालाएं भी हों। जो भी उपकरण है जो महाविद्यालय, जो चिकित्सा महाविद्यालय है वहाँ पर योग्य प्राध्यापक, और जो भी उपकरण है चाहे ऑपरेशन के संबंधित या जो भी प्रयोगशाला से संबंधित, जो दवा बनाने के संबंधित, तो वहाँ पर वो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। किसी भी मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक छात्रों को प्रवेश न दिया जाए। जो भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर छात्रों 100 से अधिक, जितने अधिक से अधिक अगर छात्रों का एडमिशन कर लेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को सही तरह से सिखा नहीं पाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। मेडिकल कॉलेज में योग्य अध्यापक और प्रचुर शिक्षण सामग्री विद्यमान। नेक्स्ट, मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र के लिए 10 रोगी विद्यमान होने चाहिए। तो जो भी कॉलेज है मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर जो रोगी हो वह विद्यमान होने चाहिए, जिससे कि जो बच्चा सीख रहा है उसे व्यवहारिक रूप में उनको जैसे दवा देना हुआ या कुछ ऑपरेशन करना हुआ तो वह जो रोगी है उससे उस पर कर सके। स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाए। जो शिक्षा लेने के बाद फिर वह ग्रामीण से क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाए उन्हें, कि हमें शहर में लोग शहरों में ज़्यादा
रहना चाहते हैं, लेकिन कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका प्रशिक्षण कराया जाए। इसके आगे कल करें मैम कि आगे करें? वीरेंद्र, यस मैम। मैं वही इंतजार कर रही थी, मैं 55 के बाद से इंतजार कर रही थी कि तुम अब थोड़ा सा फीडबैक लोगे स्टूडेंट से, अपने साथियों से, और क्वेरीज ले लोगे। ठीक है, ले लीजिए फटाक से। तो आप लोगों को कोई कहीं समस्या हो तो बता दीजिए, किसी टॉपिक पे कंफ्यूजन हो या न समझ में आया हो तो, या फीडबैक दे सकते हैं आप लोग, पढ़ा रहे हैं सही कि नहीं पढ़ा रहे हैं। ये तो हाँ सर, अच्छा फीडबैक दे इस बात सकते पे, हैं। नहीं ये तो अच्छा पढ़ा रहे, इस बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन हाँ, क्वेरीज लीजिए। आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो ये पूछ लीजिए आप प्लीज। कहीं भी किसी को, जो आज चर्चा हुई या पीछे कल चर्चा हुई थी, तो अगर किसी को कहीं भी समस्या हो तो पूछ सकता है। जैसे कि एमएड में एडमिशन लेने के लिए जरूरी है कि वो को जो स्टूडेंट है वो टीचर के रूप में कार्य कर चुका हो, तो इससे क्या फायदा होगा? एमएड में जैसे कुछ लोग अपने यहाँ भी, जैसे हम आए थे शुरू में तो हम वहाँ बोल नहीं पा रहे थे, तो इसलिए वह कहा गया था कि अगर जो भी बच्चा अगर एमएड में एडमिशन लिया हो तो वह कुछ समय तक पढ़ाया हो, उसे जो बोलने की फ्रिक्वेंसी हो, लोगों से मिलने का जो व्यवहार है वह उसके अंदर डेवलप होना चाहिए। अगर वह टीचर एजुकेटर बन रहा है बच्चा, अगर हाँ वह जो बीएड है उसमें जा रहा है पढ़ाने के लिए, तो उसका अगर ट्रेनिंग ले रहा है तो उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। तो अपने यहाँ भी शुरू शुरू में हमने देखा था, हमारे अंदर खुद ही था, तो इसीलिए कहा गया था कि कुछ दिन तक वह पढ़ाया हो जिससे उसके अंदर कुछ एबिलिटी आ जाए। तो आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है, तो क्या उससे कुछ हानियां हैं आज के टाइम में? आज के समय में तो काफी बदलाव हो गया है कि आप बीएड करिए तुरंत एमएड कर सकते हैं। उस समय की जो उन्होंने सिफारिशें दी थी कि ऐसा होना चाहिए बच्चे को, ऐसा होना चाहिए कि जो एमएड में आ रहा है, तो इस समय तो अगर यह चीज हो तो अच्छा, नहीं है तो भी अब तो इस समय लोग कुछ जैसे कि बोलने का जो ढंग है या फिर जो भी है वह पहले से ही डेवलप धीरे धीरे कराया जाता है। अब तो प्राथमिक लेवल से ही बच्चे को बोलना सिखाया जा रहा है, पहले था तो बच्चे नहीं बोल पाते थे, हाई स्कूल इंटर बीएड के बाद भी कितने लोग अब भी नहीं बोल पाते हैं। जैसे आप ही ने देखा होगा कि जो वहाँ से विद्यार्थी आए थे कॉलेज से, वह, इंटर्नशिप के लिए। हाँ तो वो क्लास में नहीं जाना चाह रहे थे, झिझक हो रही थी, तो ये सब चीजों के लिए ही बताया गया था उस समय। तो आज भी कुछ चीजें देखने को कहीं न कहीं मिल जाती है। तो ये वाली जो मतलब रिकमेंडेशन थी इस आयोग की, तो क्या इसको इम्प्लीमेंट किया गया या ऐसे ही छोड़ दिया? कहाँ किया गया? अगर किया गया होता तो नहीं, तुम सब जॉब किए हुए होते। अगर मैम इस कभी भी इसको किया गया, मतलब तब से लेकर आज तक के? क्या बीच में कभी किया गया? ऐसा मेरी नॉलेज में तो नहीं आया है कि कभी भी एमएड करने के लिए आपको टीचर एज ए, मतलब एज अ टीचर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ऐसा मेरे हिसाब से तो कभी नहीं, मैंने तो नहीं सुना फिलहाल। है ना? रिकमेंडेशन इन्होंने और दी थी लेकिन मैम फॉलो नहीं किया गया, सही तरह इम्प्लीमेंटेशन से नहीं हुआ। लागू नहीं किया गया। सारी सारी रिकमेंडेशंस के इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होते हैं, और जो यस कमीशन मैम। हम पढ़ा रहे हैं ये पुराने कमीशन हैं। बस इसको हम ये देख सकते हैं कि क्या उसमें पॉजिटिव चीजें थी और क्या नेगेटिव चीजें हैं, और पॉजिटिव में क्या अडॉप्ट की जा सकती है। अब तो इंटीग्रेटेड का है, सीबीसीएस का जमाना आने वाला है, तो चीजें बहुत ही फर्क होने वाली है। जो चीजें हैं चलन में वो भी अब नहीं रहने वाली है ना? आप जी जान ही रहे हैं कि आप पहले सर्टिफिकेट हो जाएगा, फिर डिग्री हो जाएगा, फिर क्या सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा, फिर डिग्री, और फिर जी रिसर्च, विद रिसर्च, है ना? यस। चलिए, विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज टुडेज मीट। कल मिलते हैं। वीरेंद्र, आप कल इस टॉपिक को वाइंड अप कर लीजिएगा, है ना? कल इसको कोशिश स्मार्टली करेंगे आप, हाँ मैम। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू Thank you, मैम। ma'am. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।